नमस्कार। आज हम होम रूल लीग के बारे में पढ़ेंगे और होम रूल लीग ने जो आंदोलन चलाया था जिसे होम रूल आंदोलन कह रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। होम रूल लीग का मतलब एक संगठन है और इसने जो आंदोलन चलाया उसे होम रूल आंदोलन कह रहे हैं। 1916 से 1918 तक ये आंदोलन एक्टिव रहता है। इसी के बारे में हमको चर्चा करनी है। दो सितारे उभर कर आते हैं, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। हालांकि बाल गंगाधर तिलक बहुत पहले से ही बहुत फेमस हैं। इन दोनों ने भारत में इस आंदोलन को चलाया। यही हमें चर्चा का हमारा आज विषय है। और आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 14 है, तो पूरी सीरीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। अब होम रूल मतलब घर का शासन, स्वशासन। तो इसका मीनिंग क्या है? स्वशासन। तो होम रूल का मतलब क्या हो गया? स्वशासन। मतलब होम रूल आंदोलन चलाने का मेन पर्पस था कि हमें स्वशासन आप दे दो। भले हमारा जो पूरा क्षेत्र है अंग्रेजों के अधीन रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो ये प्रशासन व्यवस्था है ना, हमारे हाथ में दे दो। हम रूल अपने ऊपर ही करेंगे। मतलब हमारे नेता होंगे, हमारे अधिकारी होंगे, सब इंडियंस ही होंगे। भले अंग्रेजों का साम्राज्य हमारे तक विस्तृत है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अंग्रेजों ने जो जो क्षेत्र जीता हुआ है, हमारा पूरा क्षेत्र जीता, वो उनके अधीन रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो हमारे हाथ में दे दो। तो अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन की मांग करना, ये इस आंदोलन का मेन उद्देश्य होगा। अब प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये होम रूल आंदोलन चलाना है, हमने कहाँ से समझा, कहाँ से सीखा? हमने आयरलैंड में देखा। आयरलैंड में ये आंदोलन चल रहा था और बहुत अच्छे से चल रहा था। जॉन रेडमंड की अध्यक्षता में बहुत सफल हो रहा था, क्योंकि आयरलैंड भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। ब्रिटेन का उपनिवेश वो भी था। मतलब ब्रिटेन ने आयरलैंड पर भी कब्जा किया हुआ था, जैसे भारत पर कब्जा किया हुआ है। और वहाँ पर होम रूल आंदोलन चल रहे थे और वो बहुत सफल हो रहे थे। और ये आंदोलन भारत में क्यों आ सका? आयरलैंड की वजह से। आयरलैंड से हमने कैसे सीखा? क्योंकि उस समय फ़ोन तो है नहीं, न्यूज़ पे अखबार ऐसे इंटरनेशनल खबरें तो आ नहीं रही हैं न्यूज़ पे कि वहाँ ये आंदोलन चल रहा है, ये सफल हो रहा है। तो एनी बेसेंट वो एक जरिया थी जिसके कारण ये भारत में होम रूल आंदोलन चल सके। तो भारत में होम रूल लीग स्थापित करने का जो श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। एनी बेसेंट को जाता है। इन दोनों ने अलग अलग ये संगठन बनाया और अलग अलग आंदोलन चलाए। अलग अलग इसलिए चलाए क्योंकि जो एनी बेसेंट थी, इनके कुछ फॉलोवर्स बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा से सहमत नहीं थे, पसंद नहीं करते थे। और बाल गंगाधर तिलक के जो फॉलोवर्स हैं वो एनी बेसेंट से इत्तेफाक नहीं रखते थे। इस कारण से दोनों ने अलग अलग संगठन बनाया ताकि आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आ सके, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो सके। दोनों के उद्देश्य सेम है और दोनों में कोई लड़ाई भी नहीं है, दोनों में अभी कोई मतभेद भी नहीं है। फ्यूचर में कोई मतभेद ना हो जाए, इस कारण से दोनों ने समझौता किया कि अलग अलग चलाएंगे बाद में। और इसके अलावा जिस क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक का संगठन होगा, उस क्षेत्र में एनी बेसेंट का संगठन नहीं होगा। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल थी वो सबसे पहले स्थापित हो गई थी 28 अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट 1 सितंबर 1916 को इनकी स्थापित हुई थी। तो कुछ महीने पहले ही बाल गंगाधर तिलक की जो ये संस्था थी, संगठन था, वो स्थापित हो गया। अब दिमाग में आपके आ रहा होगा, आना भी चाहिए, कि कांग्रेस उस समय एक्टिव है, तो कांग्रेस ने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? मैं बता दूं 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। उसमें एनी बेसेंट ने एक भाषण दिया था, बहुत ज़ोरदार भाषण दिया था, और कांग्रेस के सामने रखा कि हमें होम रूल लीग बनानी चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए जो प्रॉपरली ये आंदोलन चलाए, होम रूल आंदोलन चलाए। देख लीजिए हमारे आयरलैंड में ये आंदोलन चल रहा है, बहुत सफल हो रहा है, तो यहाँ भी सफल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों को ज़्यादातर समझ में नहीं आया। वो कह रहे कि हम कांग्रेस पहले से ही हैं, तो एक और संगठन बनाने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने ज़्यादा इस पे जोर नहीं दिया। और जो बड़े बड़े लीडर थे वो बोल रहे थे कि ठीक है, देखेंगे फ्यूचर में। कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। और वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक भी सब सुन रहे थे, उनको पता लगा कि अच्छा ये बात है, इनके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक हो गया। तो इन्होंने एनी बेसेंट से पहले ही अपनी एक लीग स्थापित कर दी 28 अप्रैल 1916। और वहीं पर
कुछ दिनों तक एनी बेसेंट ने वेट किया कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, तो एनी बेसेंट ने भी खुद का एक संगठन स्थापित किया जिसे इंडियन होम रूल लीग के नाम से जाना गया, और ये स्थापित किया 1 सितंबर 1916 की बात है। अब एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, एनी बेसेंट आयरलैंड की ही निवासी थी। हालांकि जन्म इनका लंदन में हुआ था, लेकिन मूल रूप से आयरलैंड की थी। इनके बारे में कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है ताकि आगे पढ़ने में आपको मज़ा आए कि भारत में कैसे आ पाई। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया, बहुत काम किया है। क्या इसी पर्पज़ से इंडिया आई थी? तो इस पर्पज़ से इंडिया नहीं आई थी। ये भारत के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इंडिया नहीं आई थी। कहानी मैं आपको समझाता हूँ। एनी बेसेंट की जो शादी है ना, एक पादरी से हुई थी, मतलब जो क्रिश्चियन होते ना, वो बहुत ही कट्टर ईसाई था, तो जिससे एनी बेसेंट की बनती नहीं थी। तो धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो दोनों कपल के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था। 2 बच्चे थे इनके, और एक ऐसी नौबत आ गई लड़ाई झगड़े की कि दोनों के बीच में तलाक हो गया, और मुकदमे में उनके हस्बैंड जीत जाते हैं, और 2 बच्चे जो थे ना वो हस्बैंड ले लेते हैं, ये अकेली रह जाती हैं। इसके बाद ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती हैं। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी एक धार्मिक संस्था थी। ये उन लोगों को भगवान से जोड़ती थी, मतलब भगवान के प्रति आपको विश्वास दिलाती थी कि जिन लोगों का विश्वास भगवान से उठ गया, जो नास्तिक हो गए हैं, जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं, तो धर्म के रास्ते पर उनको लाने का काम करती थी। एक आध्यात्मिक संस्था थी, कह सकते हैं आप। ठीक है, धर्म की अच्छी अच्छी बातें ये बताती थी, जिससे कि आपका धर्म के प्रति लगाव हो। तो ये इसका काम था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो गठन है ना, वो न्यूयॉर्क में हुआ था, और अलग अलग देशों में ब्रांच खोल रहे थे। तो ब्रिटेन में भी इनकी ब्रांच खुली, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जब जुड़ी एनी बेसेंट, तो इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित हुई इस संगठन से, इस संस्था से। थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत प्रभावित हुई, और थियोसॉफिकल सोसाइटी ये थी, हर देश में अपनी ब्रांच खोलना चाह रही थी। ऐसे ही इंडिया में जब इन्होंने धर्म का अध्ययन किया कि भैया यहाँ तो बहुत महान महान धर्म है, हिंदू धर्म और आपके जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो पूरे देश की जो धर्म है, सबसे महान धर्म तो एशिया में यहीं पर है, तब भी यहाँ के लोग अपने धर्म पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने समझा इसका कारण क्या था। इस संस्था ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने समझा कि क्यों ऐसा था कि जो हिंदू धर्म इतना महान होने के कारण भी लोग इससे नफरत कर रहे हैं, लोग इसके प्रति जुड़े नहीं हैं। ये कारण उन्होंने ये समझा कि कई वर्षों तक तो मुग़लों ने हम पर राज किया, और दूसरे नंबर पर अब अंग्रेज हम पर रूल कर रहे थे, तो अपनी शिक्षा नीति ला रहे थे। मैकाले की शिक्षा नीति आपने पढ़ी होगी, तो वो वेस्टर्न हिसाब से आपको अंग्रेज बना रहे थे। तो जो पढ़े लिखे इंडियन थे ना, मैकाले की शिक्षा नीति के तहत जो पढ़े लिखे थे, वो खुद हमारे धर्म की बुराइयां ढूंढ रहे थे, हमारे धर्म के बारे में उल्टा फुल्टा बोल रहे थे, इंडियंस ही। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने समझा कि यहाँ एक ब्रांच खोली, और लोगों को अपने धर्म के प्रति, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी का खुद का कोई धर्म नहीं था, समझिए, ये बस जो महान धर्म है उनकी अच्छी अच्छी बातें बताकर लोगों को उससे जोड़ना चाह रहा है, भगवान से जोड़ना चाह रहा है एक तरीके से। तो इंडिया में ब्रांच खुली। तो इंडिया में ब्रांच खुलने के बाद कई सालों के बाद एक ऐसी मेंबर को वहाँ भेजा गया जिसका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से ब्रिटेन में ही जुड़ी थी, और ब्रिटेन में उनका इतना नाम हो गया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना अध्यक्ष बना दिया था, जो इनकी ब्रांच इंडिया में थी। इंडिया में जो ब्रांच थी वहाँ अध्यक्ष बना दिया था। तो वहीं पर ये काम कर रहे थे। वहीं पर इनका संपर्क कांग्रेस से हुआ, कांग्रेस से भी ये प्रभावित हुई। तो इसी कारण से ये फेमस होना शुरू हो गई। और 1914 में जब ये कांग्रेस के साथ जुड़ गई, तो 1915 में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हमें एक ऐसा आंदोलन चलाना चाहिए जो आयरलैंड में ऑलरेडी चल रहा है और सफल हो रहा है, उसी रास्ते पर हमको भी चलना चाहिए। कांग्रेस ने नहीं माना, तो इस कारण से इन्होंने अपना एक होम रूल लीग स्थापित किया और आंदोलन चलाया। और बाल गंगाधर तिलक भी इन्हीं की बातों को समझ के इन्होंने भी एक संगठन बनाया और आंदोलन चलाया। तो आपको इतना समझ में आ गया। दोनों का कॉमन फ्लैग था, ये झंडा जो है दोनों के लिए कॉमन था। दोनों की जो लीग थी उनका ये कॉमन झंडा था। दिमाग में ये रखिएगा
सारी बातें क्लियर कि दोनों का अलग अलग होम रूल लीग है, अलग अलग आंदोलन चलाएंगे। पहले से ही समझौता हो गया है कि जिस क्षेत्र में इनकी लीग होगी उस क्षेत्र में हमारा लीग नहीं होगा, अर्थात जहाँ ये आंदोलन चलाएंगे वहाँ हम आंदोलन नहीं चलाएंगे। पहले से ही हो गया था। एक दूसरे को ऐसा नहीं कि नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को समझते हैं अच्छे से और इनका उद्देश्य सेम है। ठीक है, ये है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि हमको वोट दो, आप इस पार्टी को वोट मत दो, हमको दो, ऐसा तो कुछ है नहीं। इनका सबका उद्देश्य सेम है। तो इस कारण से जहाँ जहाँ शाखाएं बाल गंगाधर तिलक की थी वहाँ एनी बेसेंट की नहीं थी। अब होम रूल आंदोलन जो चला, इसका कारण क्या था? भारत में होम रूल आंदोलन का चलाने का कारण क्या था? आपके दिमाग में सारी बातें पिछली क्लियर हो जानी चाहिए जो पढ़ा आपने। 1907 में कांग्रेस के दो विभाजन हो गए हैं, नरम दल गरम दल, और 1908 आते आते गरम दल को समाप्त ही कर दिया एक तरीके से। जो बड़े बड़े लीडर थे, कईयों ने तो आपने देखा कि संन्यास ले लिया और बाल गंगाधर तिलक को जेल में भेज दिया। 6 साल की सज़ा हो गई थी। मांडले जेल में भेजा था ना, जो म्यांमार है, बर्मा, वहाँ मांडले जेल है, वहाँ भेज दिया था। तो इस कारण से 1908 से लेकर लगभग 14-15 तक ये 6-7 साल जो है, ये इसमें कांग्रेस सक्रिय रही ही नहीं एक तरीके से। बस अधिवेशन हो रहे, कोई आंदोलन चल ही नहीं रहा है, कोई राष्ट्रीय आंदोलन चल ही नहीं रहा है। और समय अंग्रेजों का भी बहुत मस्ती से गुजर रहा है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि कोई उनके ऊपर प्रेशर ही नहीं हो रहा है, तो डिमांड कहाँ से मानेंगे? तो कह सकते हैं कि राजनीतिक शून्यता की स्थिति आ गई थी। और उसके अलावा जो नरम दल वाले और मुस्लिम लीग अंग्रेजों की बहकावे में जो आए हुए थे, लेकिन 1909 में मार्लियामेंटो का एक्ट आ जाता है। बहुत उम्मीदें होती हैं कांग्रेस को, लेकिन देखते हैं कि 1909 में भैया तो सांप्रदायिक आधार पर जो अलग चुनाव प्रणाली ला दी गई है मुस्लिमों के लिए, तो इससे खफा हो जाते हैं कांग्रेस वाले। मुस्लिम लीग तो खुश हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, तो इससे कांग्रेस वाले खफा है। और 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है, 2 फैसले लिए जाते हैं, राजधानी परिवर्तन, उससे तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा फैसला लिया जाता है कि जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसको रद्द कर दिया गया। वो जब रद्द हुआ तो उसके बाद मुस्लिम लीग भी नाराज़ हो गई, कांग्रेस भी नाराज़, मुस्लिम लीग भी नाराज़। उसके बाद 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, 1918 तक चला। इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने हमको ज़बरदस्ती उसमें युद्ध में घसीट लिया। हमारे 13 लाख सैनिक यहाँ से ले गए वो लड़ाई करने के लिए, यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं, चीज़ें के जो प्राइस हैं वो आसमान छू रही हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, तो और खफा है लोग। मास नेशनलिज्म लोगों में आ रहा है, मतलब बहुत बड़े राष्ट्रीय भावना जो है लोगों में, राष्ट्रीयता की भावना आ रही है। तो अब ये लोग चाह रहे हैं कि भैया जो बहिष्कार आंदोलन 1908 में समाप्त हो गया था, वैसा ही कोई ज़बरदस्त राष्ट्रीय आंदोलन चलना चाहिए। और यही मौका है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, यही मौका है, हमें स्वशासन की मांग करनी चाहिए। और उस समय 1914 में बहुत पॉजिटिव काम ये हुआ कि एनी बेसेंट भी कांग्रेस के साथ जुड़ गई हैं और एक होम रूल आंदोलन का प्रस्ताव लेकर आई हैं। और इसके अलावा हमारे बाल गंगाधर तिलक वो भी जेल से छूट गए हैं। तो कांग्रेस ने तो बात नहीं मानी, इस कारण से इन्होंने अपना अलग से लीग बनाई, अलग से आंदोलन चलाया। तो बाल गंगाधर तिलक के जेल जाने के बाद कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चल रहा था, इसलिए एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाने की ज़रूरत थी, ये भी कारण था। 1914 में जब तिलक जी जेल से छूट गए तो वो भी चाह रहे थे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको जीवित फिर से किया जाए। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इसमें अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल हो गई है, हम इतने कर्जे में आ गए हैं, हमारा इतना शोषण हो रहा है, और खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, जो रोज़मर्रा में जो ज़िंदगी में यूज़ होती चीज़ें, वो इतनी महंगी हो गई है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और जो कच्चा माल उगाते थे लोग, वो सब खराब हो जा रहे हैं। जो किसान थे बर्बाद हो जा रहे हैं, जो कच्चे माल की कृषि करते थे ना, वो सब बर्बाद हो जा रहे हैं, क्योंकि आयात निर्यात ठप है। आयात निर्यात में क्या हो रहा है,
नाम मात्र आयात निर्यात हो रहा है, बस भी जो भी जहाज़ें आ जा रही हैं वो गोला बारूद लेके जा रही हैं, युद्ध से संबंधित सामान लेके जा रही हैं। ठीक है, तो इस कारण से लोग बहुत परेशान थे। और एनी बेसेंट का मानना था कि इंग्लैंड की ज़रूरत भारत का ये अवसर है। इंग्लैंड को ज़रूरत थी इंडियंस की, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसी का एनी बेसेंट फ़ायदा उठाने चाह रही थी। वो कह रही थी कि इंग्लैंड की जो ज़रूरत है वो भारत का ये अवसर है, हमें ऐसा कोई आंदोलन चलाना चाहिए। और एनी बेसेंट ने 1915 के अधिवेशन में, बम्बई वाले अधिवेशन में प्रस्ताव रखा भी, लेकिन कांग्रेस के पल्ले नहीं पड़ा। तो इस कारण से इन दोनों ने अपना आंदोलन चला दिया, और यही कारण है इस आंदोलन के चलने का। तो कारण पूछा जाएगा, दिमाग में आपके क्लियर हो गया है। ठीक है, आप ये जो पढ़ रहे हैं ना इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको आप रटिए मत। ऐसा नहीं कि होम रूल लीग जो मैंने पढ़ा दिया रट लीजिए, नहीं। होम रूल लीग 1916 में आप समझिए कि इस समय सिचुएशन क्या है, सारी सिचुएशन पहले से जो लेक्चर बनाए गए हैं वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। फिल्म के नुमा कहानी दिमाग में चलती रहेगी, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन अभी हुआ नहीं है, लखनऊ अधिवेशन आगे होगा। ठीक है, अभी 3-4 महीने बाद होगा, दिसंबर में। होम रूल आंदोलन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सबसे पहले यही क्लियर हो गया कि हमें स्वशासन चाहिए भैया। भले अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन चाहिए, लेकिन स्वशासन चाहिए। हमारे अधिकारी हों सारे, हमारे पुलिस हों, हमारे गवर्नर जनरल हो, सब कुछ सिस्टम हमारा हो, ये इनकी मांग थी। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही हमको स्वशासन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटिश सत्ता ही हमारे ऊपर रहे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पार्लियामेंट से जो कानून बना के भेज रही है उसी के अकॉर्डिंग हम रूल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कानून आप बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग शासन हम करना चाहते हैं। जो आपको कानून है उसको हम फॉलो करवाएंगे लोगों से, और जो फॉलो करवाएंगे अधिकारी नेता वो सब इंडियन होने चाहिए। और ये इनका डिमांड था कि भारत में राज्यों का बंटवारा जो है ना भाषा के आधार पर हो, ताकि जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो पाए, और देश में राष्ट्रीयता की भावना को और बढ़ाना, ये भी इनका उद्देश्य था, लक्ष्य था। और आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को सबक सिखाना, अपनी मांगे उनसे मनवाना। जो 6-7 साल तक निठल्ले हो गए थे अंग्रेज ने, उनके कानों में गूंज डालना कि भैया हमारी ये मांग है, ये पूरी करो। अब तिलक जी ने अलग होम रूल लीग स्थापित की थी और अलग आंदोलन चलाया था। एनी बेसेंट का अलग होम रूल लीग था और उन्होंने अलग आंदोलन चलाया था। तिलक जी की अगर बात करें, 28 अप्रैल 1916 में इन्होंने इस लीग की स्थापना कर दी थी, एक संगठन की स्थापना की थी, जबकि कुछ महीनों बाद स्थापना हुई थी एनी बेसेंट के द्वारा। स्थान इन्होंने घोषणा कहाँ की थी तिलक जी ने, याद रखिएगा, इन्होंने तो घोषणा बेलगाम में की थी, कर्नाटक में क्षेत्र पड़ता है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर इन्होंने पूना में ही बनाया था। और एनी बेसेंट ने घोषणा भी अड्यार जो मद्रास में है वहाँ की थी, और उसी अड्यार या मद्रास को अपना हेडक्वार्टर भी बनाया, क्योंकि आप जानते हैं कि एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी हेडक्वार्टर मद्रास में ही था। अब तिलक जी की होम रूल लीग की विशेषता ये है ना कि ये खुद इसके अध्यक्ष नहीं थे, खुद अध्यक्ष नहीं थे। इन्होंने बनाया था, जोसेफ बेपिस्टा को अध्यक्ष बनाया था। ये तस्वीर है इनकी, जोसेफ बेपिस्टा की, जबकि अध्यक्ष एनी बेसेंट खुद थी, अपने होम रूल लीग की खुद अध्यक्ष थी ये। इनके जो सचिव हैं बाल गंगाधर तिलक के NC केलकर थे, जबकि जॉर्ज अरुंडेल ये फेमस है। जो सचिव और जो अन्य सदस्य हैं ना, ये एनी बेसेंट के फेमस हैं, ये याद रखने हैं आपको। जॉर्ज अरुंडेल, क्योंकि ये जेल में जब एनी बेसेंट को लेकर जाया जाएगा तो साथ में जॉर्ज अरुंडेल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ अन्य सदस्य जो हैं तिलक जी के, GS खरपड़े, BS मुंजे, RP करिंडकर, और इनके जो अध्यक्ष हैं, इनके जो अन्य सदस्य हैं वो सुब्रमण्यम अय्यर, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपनी नाइटहुड की इनको उपाधि मिली थी। ये नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं जब एनी बेसेंट को जेल में भर दिया जाता है। और VP वाडिया, इनको भी साथ में गिरफ्तार किया गया था। जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया था तो VP वाडिया, जॉर्ज अरुंडेल, इनको भी गिरफ्तार किया गया था। ठीक,
और शाखाएं, ब्रांच की अगर बात करें तो केवल 6 ब्रांच थी बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक के लीग की केवल 6 ब्रांच थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र के अंदर बम्बई वाले इलाके को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच एनी बेसेंट की थी, और मध्य प्रांत और बरार, तो इन इलाकों में कुल मिला जुलाकर 6 ब्रांच थी बाल गंगाधर तिलक के इंडियन नेशनल मतलब होम रूल लीग की। और बाल गंगाधर एनी बेसेंट की शाखाएं, ब्रांच कितनी थी? 200 से अधिक ब्रांच थी। वो उस इलाके में थी जहाँ जहाँ तिलक की ब्रांच नहीं थी ना, वहाँ वहाँ बाकी सब जगह पूरे भारत में इनकी ब्रांच थी एनी बेसेंट की। और इनका काम क्या था? अपने जो लक्ष्य हैं वो लोगों तक पहुँचाना, स्वशासन की परिभाषा लोगों को बताना, ठीक है, किस प्रकार स्वशासन हमको चाहिए, और लोगों में राष्ट्र की भावना जो उत्पन्न करवा रहे हैं, अपनी मांगे जो रख रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाना। वो किस माध्यम से? पैम्पलेट के माध्यम से हो रहा था, सभाओं के माध्यम से हो रहा है, न्यूज़पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से हो रहा है। तो वो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर जिससे बाल गंगाधर तिलक ने अपने इस आंदोलन को बढ़ाया और एनी बेसेंट ने किस समाचार पत्रों के द्वारा बढ़ाया, वो आपको पता होना चाहिए। तो केसरी और मराठा, ये आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही चलाए गए न्यूज़पेपर हैं। केसरी न्यूज़पेपर मराठी भाषा में था, और मराठा न्यूज़पेपर, कंफ्यूज नहीं होना है, नाम है न्यूज़पेपर का नाम मराठा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। और जो इंग्लिश में था वो वीकली था, और बाकी जो केसरी था वो डेली था। केसरी तो बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत खतरनाक अखबार था ये। इसको पढ़ पढ़ के लोग इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते थे, कई क्रांतिकारी बन गए थे। तो केसरी में जो न्यूज़ छापते थे ना बाल गंगाधर तिलक, इसी कारण इनको 2 बार जेल भी जाना पड़ा है, वो हमने बता दिया है। 6 साल की एक बार हुई थी, एक बार 18 महीने की हुई थी। ठीक, तो ये तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा समाचार पत्र जो चलाए गए वो हैं। अब एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज में था, और कॉमनवेल्थ ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में था। ये एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए हैं। हालांकि न्यू इंडिया जो अखबार है ये पहले से चल रहा था, तो उसका नाम बदल दिया गया इन्होंने, और उसको खरीद लिया था। यह न्यूज़पेपर पहले से चल रहा था, तो उससे मतलब नहीं, आपको ये याद रखना है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर के माध्यम से जो इंग्लिश भाषा में थे, इसी के माध्यम से एनी बेसेंट ने अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। अब होम रूल जो आंदोलन चला, इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसमें जो सभाएं हो रही थी तो तीखी आलोचना अंग्रेजों की हो रही थी, उनसे तीखी डिमांड कर रही जा रही थी, और पूरे इंडिया में इतना फेमस धीरे धीरे हो रहा था कि अब सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी अंग्रेजों की, बहुत प्रेशर में आ गई थी। तो प्रेशर में आ गई तो उनका जो पुराना काम था हथकंडे अंग्रेजों के, वो करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसका दमन करने का वो अलग अलग तरीके ढूंढते गए। उन्होंने तिलक जी और एनी बेसेंट की जो भाषाएं हैं, जो सभाएं हो रही हैं, जो उनके भाषण हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। और इवन पंजाब वाला इलाका, दिल्ली वाले इलाके में पूरा बैन कर दिया कि भैया बाल गंगाधर तिलक यहाँ आ ही नहीं सकते हैं। दिल्ली और पंजाब वाले इलाके में बाल गंगाधर तिलक के प्रवेश को बैन कर दिया गया, और उसके बाद कैद कर लिया गया। जून 1917 की बात है। एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल और वीपी वाडिया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये एनी बेसेंट के साथ ही सब थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। जब इनको गिरफ्तार किया, पूरे भारत में ये खबर जब पहुंची, तो इतना भयानक ये आंदोलन हो गया, इतना फेमस आंदोलन हो गया। उसके माध्यम से एनी बेसेंट इतनी फेमस हो गई, इतनी फेमस हो गई कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर ये केवल थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़ी रहती ना, कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ती या ये आंदोलन नहीं चलाती, तो उतना फेमस नहीं हो पाती। ये इतिहास में इनका नाम भी नहीं होता, हम पढ़ते भी नहीं, क्योंकि इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया हमारे लिए और इतना कारगर साबित हुआ। हालांकि जो मेन लक्ष्य था वो इसको प्राप्ति नहीं हो पाई और बंद हो गया था ये, लेकिन तब भी इसने बहुत काम किया है, बहुत ही अपना योगदान दिया है। तो आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया और ये जो एनी बेसेंट है बहुत फेमस हो गई। तो देखा गया तो एनी बेसेंट इतनी फेमस हो गई तो धीरे धीरे जो बड़े बड़े नेता थे वो भी सपोर्ट में आने शुरू हो गए। जैसे मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग से जो जिन्ना थे वो सपोर्ट में आ गए। गांधी जी ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया।
ठीक, गांधी जी अब तक आ चुके थे, 1915 में ही वो भारत आ गए थे। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, ये सब बड़े बड़े नेता अब सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और प्रेशर बनता है, बहुत प्रेशर बनता है अंग्रेजों के ऊपर छोड़ने का, तो आखिर छोड़ना ही पड़ता है। दिसंबर में छोड़ दिया था, लेकिन उसके बीच छोड़ने से पहले क्या घटनाएं हुई वो आप पढ़ लीजिए। तो घटना ये हुई कि सर सुब्रमण्यम अय्यर जो एनी बेसेंट के साथ ही जुड़े हुए थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि इनको अंग्रेजों के द्वारा मिली थी, इन्होंने त्याग दी। तो ये पहली राजनीतिक उपाधि थी, पहली घटना थी कि किसी ने राजनीतिक जो उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई है वो त्यागी है। तो इसके बाद उपाधि त्यागने का सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, बड़े बड़े नेताओं ने बहुत उपाधि त्यागी थी, लेकिन पहला घटना यही है सर सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद जब इतना यहाँ माहौल ख़राब हो गया तो वहाँ पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, तो वहाँ बहस हो रही थी और नए नए भारत सचिव बने थे मॉन्टेग्यू। तो उन्होंने 20 अगस्त 1917 में एक घोषणा की, ये घोषणा कहलाती है मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा भी कहते हैं, क्योंकि अगस्त में हुई थी तो अगस्त घोषणा भी कहते हैं। ये घोषणा इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में ही भाषण दिया था। हाउस ऑफ कॉमन में ही, हाउस ऑफ कॉमन जो जैसे हमारा लोअर सदन यहाँ लोकसभा है, वहाँ ब्रिटेन में लोअर सदन हाउस ऑफ कॉमन है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भारत सचिव की पोस्ट थी ये एक केंद्रीय मंत्री होते थे, इंग्लैंड में ही रहते थे। तो वहाँ पर इन्होंने एक घोषणा की, इन्होंने कहा कि इंडियंस की जो डिमांड है स्वशासन की, उसको पूरी तरीके से नहीं लेकिन धीरे धीरे क्रम वाइज हम मानेंगे। हम इंडियंस को अपने इस शासन व्यवस्था में शामिल करेंगे क्रम वाइज, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं है। उनको अगर हम शामिल कर भी लें तो वो शासन नहीं चला पाएंगे, ये अंग्रेजों ने बहाना मारा, इसलिए हम उनको क्रम वाइज धीरे धीरे उनको शामिल करेंगे। तो ये जो घोषणा हुई इसके सुनते ही नरम दल वाले खुश हो गए लेकिन गरम दल वाले खुश नहीं थे, और एनी बेसेंट के समर्थक भी खुश हो गए क्योंकि इसके बाद एनी बेसेंट को छोड़ भी दिया जाता है। एनी बेसेंट को छोड़ दिया था दिसंबर 1917 में। ठीक है, अब ये मॉन्टेग्यू घोषणा सुनते ही नरमपंथी वाले कहते हैं कि भैया बहुत अच्छा मिल गया, ये तो मैग्ना कार्टा है। नरमपंथियों ने कह दिया कि ये मैग्ना कार्टा, इसको कह दिया। तिलक सब जानते थे, तिलक ने कहा ये भैया बेवकूफ़ बना दिया इन्होंने, ये ऐसा उजाला है जो बिना सूरज के उजाला हुआ है। तो उन्होंने कहा, तिलक जी ने अपने अखबार में, ये सूर्य विहीन उषा काल है, मतलब बिना सूरज का ये उजाला है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर देख रहे हैं कि नरम दल गरम दल आपस में सहमत नहीं है, तो यहाँ दोबारा विभाजन हो जाता है। 1918 में आते आते नरम दल गरम दल का दोबारा से विभाजन हो जाता है। पहला विभाजन 1907 में हुआ था सूरत में, यहाँ फिर विभाजन हो जाएगा। यहाँ पर विभाजन इस बार हुआ, नरम दल वाले निकल गए, नरम दल वाले कांग्रेस से निकल गए और नई पार्टी बना ली इन्होंने, भारतीय उदारवादी संघ। किसकी अध्यक्षता में? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। ये वही हैं जो 2 बार ICS परीक्षा इन्होंने निकाली थी, जिन्होंने दूसरी बार जब ये मजिस्ट्रेट बने थे तो इनको पद से हटा दिया था अंग्रेजों ने, बताया वो सब कुछ मैंने। अब 19 दिसंबर 1917 में एनी बेसेंट भी छूट गई हैं। अब एनी बेसेंट भी मॉन्टेग्यू घोषणा से खुश हैं कि हमें, चलिए ठीक है, हम जो मांग रहे थे वो हमको मिल गया, ठीक है। लेकिन तिलक जी खुश नहीं हैं। अब जब दिसंबर में छुट्टी हैं तो कुछ दिनों बाद अधिवेशन होने वाला है कांग्रेस का। अब इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं एनी बेसेंट, इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं कि तिलक जी ने प्रस्ताव रख दिया कि भैया कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए एनी बेसेंट को। तो एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और एनी बेसेंट को ये कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये इतिहास में कांग्रेस के पहली महिला है जो अध्यक्ष बनी है। लेकिन ये प्रश्न आया कि पहली भारतीय महिला कौन है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है? तो वो सरोजिनी नायडू है। वो कानपुर में अधिवेशन होगा 1925 में। क से कानपुर, क से कलकत्ता, दोनों महिलाएं हैं, नाम याद रख लीजिएगा। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी जो विदेशी थी, और इंडियन सरोजिनी नायडू थी जो 1925 में बनी थी। ठीक है, अब जब जेल से छूट कर आ गई हैं और घोषणा हो ही चुकी है, अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा, उससे ये खुश हैं, तो इन्होंने भी
ये कर दिया कि मतलब होम रूल जो आंदोलन है वो समाप्त कर दिया, वापस ले लिया। अब बचा होम रूल आंदोलन किसका बचा? बाल गंगाधर तिलक का। और तिलक भी चले गए, ब्रिटेन चले गए, एक केस के सिलसिले में ब्रिटेन चले गए। तो 1918 आते आते होम रूल जो लीग है, होम रूल आंदोलन ये कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि नरम दल और एनी बेसेंट ये सहमत हो गए थे मोंटेग्यू घोषणा से। और दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक जी जो थे ये 1918 में एक मुकदमे के लिए चले जाते हैं ब्रिटेन। इन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था, किसके ऊपर? वैलेंटाइन चिरोल के ऊपर। क्यों किया था? वैलेंटाइन चिरोल ने एक बुक लिखी थी, इंडियन अनरेस्ट बुक लिखी थी, और इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का दूत बताया था, कि भारत में जो अशांति है वो बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद के कारण ही है, ऐसा बता दिया था। इस कारण से अच्छा नहीं लगा बाल गंगाधर तिलक को, तो उन्होंने मुकदमा ही ठोक दिया और उसी मुकदमे को लड़ने के लिए चले गए थे। बैरिस्टर तो थे ही, तो इसी खुद लड़ने के लिए चले गए थे लंदन। तो इस कारण से भारत में ये 1918 में ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्ति हो जाता है। अब मोंटेग्यू घोषणा किसके द्वारा हुई थी? मोंटेग्यू के द्वारा हुई थी। अब वो घोषणा जब उसने की थी कि हमें वो स्वशासन में, हमें शासन व्यवस्था में लाएगा, स्वशासन हमें नहीं देगा, हमें क्रम वाइज शासन व्यवस्था में हमको लाएगा, हमारे लोगों को जोड़ेगा, प्रशासन व्यवस्था में जोड़ेगा। तो ये सब करने के लिए उसने भारत के जो वायसराय थे, जो उस समय चेम्सफोर्ड वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनके साथ कुछ बातें की, कुछ एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट के आधार पर 1919 का एक्ट आया था, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको जो आपका ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का एक्ट है वो बताऊंगा, और इससे पहले जो अगस्त घोषणा हुई थी वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नोट लिख लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे बसंती देवी भी कहा जाता है किसको? एनी बेसेंट को। ये नाम महात्मा गांधी जी ने दिया है। और 1915 में लाला लाजपत राय जी ने होम रूल लीग अमेरिका में स्थापित भी किया था। और 2 जनवरी 1916 में लंदन में भी होम रूल लीग स्थापित हुआ था। उसके जो महासचिव थे वो डेविड ग्राहम पोल थे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस आंदोलन के दौरान कहे गए हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात यही है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा, ये तिलक जी ने कहा है। इसके अलावा तिलक जी ने एक और चीज़ कही है कि स्वराज कोई पका हुआ फल नहीं है कि जो पेड़ से आपके डायरेक्ट मुंह में गिर जाएगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा आपको। और तिलक जी ने कहा है कि हम भेड़ों के बीच पले हुए शेरों के शावक हैं। ठीक है, ये कहा है इन्होंने। इसके अलावा एनी बेसेंट ने कहा है कि मैं भारत में एक वैतालिक का कार्य कर रही हूँ और सब सोए हुए लोगों को मैं जगा रही हूँ ताकि वे उठें और अपने मातृभूमि के लिए कार्य करें, ये एनी बेसेंट का कहना है। ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे। तो आपने ये पढ़ लिया होम रूल लीग। इसके PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। करंट अफेयर्स बाय रवि मेरा पर्सनल ग्रुप है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। और इसको पढ़ने के बाद जो परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट पीसीस में जो प्रश्न आए हुए हैं, आप करके देखिएगा, सारे हो जाएंगे। मेंस में भी लिखने के लिए आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।